18 जनवरी 2025 शाम 5 बजे हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन में एक 35 साल की लेडी पुट्टा वेंकटा माधवी के नाम से एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर होता है। पहले तो हैदराबाद पुलिस इस केस को काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रही थी, लेकिन जैसे जैसे इस केस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, ये केस और भी ज़्यादा डार्क होता चला गया। वेंकटा माधवी एक पत्नी और एक माँ जो अचानक एक दिन अपने ही घर से गायब हो जाती है। शुरुआत में तो पुलिस के सामने ये केस सिर्फ एक मिसिंग कंप्लेंट था, लेकिन धीरे धीरे ये केस एक मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री की नहीं है, ये है पागलपन की गहराई में उतरने की कहानी। एक ऐसा धोखा जो पूरी तरीके से क्रूएल और कम्प्लीटली कैलकुलेटेड था, जिसमें बॉडी को काटा गया, उसे गर्म पानी में उबाला गया और एक जिंदगी को हमेशा के लिए मिटा देने की कोशिश की गई। Extremely disturbing murder in Hyderabad. 35-year-old Venkata Madhavi, he has now told the police reportedly that he chopped her body to pieces and boiled it in a pressure cooker a few days ago to destroy all evidence. More gory details as well from news reports. The police say the woman was missing since 16 January and that Gurumurthy had come with her parents to file a missing complaint. साल 2012 आंध्र प्रदेश। इंडियन आर्मी में नायक सूबेदार के पोस्ट पर काम कर रहे 39 साल की पुट्टा गुरुमूर्ति की शादी 35 साल की पुट्टा वेंकटा माधवी से हुई एंड एलिजेडली करीबन 18 सालों तक इंडियन आर्मी में सर्व करने के बाद गुरुमूर्ति 2020 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ हैदराबाद के मीरपेट एरिया में एक 2 मंजिला इमारत में शिफ्ट हो जाता है और उसी इलाके में स्थित कंचनबाग डीआरडीओ ऑफिस में एज ए सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो गुरुमूर्ति की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावनी अच्छे, क्योंकि हिंसा किस हद तक एक घर की दीवारों के अंदर मौजूद हो सकती है, वो अब हमें पुट्टा गुरुमूर्ति के फैमिली को देखकर अब पता चलेगा। 18 जनवरी 2025 सुबह 8 बजे मीरपेट से लगभग 300 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नंदयाल गांव से माधवी की मां उपला सुबामा अपने दामाद गुरुमूर्ति को फ़ोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछती है। सिंस ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था कि माधवी अपने पेरेंट्स से बात ना करती हो, इसलिए 16 जनवरी के बाद जब माधवी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती है, तो इन द लास्ट में पेरेंट्स गुरुमूर्ति को फ़ोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें फ़ोन पर गुरुमूर्ति ये कहता है कि 16 जनवरी मीन्स मकर संक्रांति के दिन माधवी अपने घर में झगड़ा करके अपने बच्चों को छोड़कर अपने किसी दोस्त के पास रहने चली गई है। माधवी की मां उपला स्वामी को ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुमूर्ति उनसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि माधवी कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर के कहीं भी नहीं जा सकती। इसलिए 18 जनवरी के ही दिन वो नंदयाल से बस पकड़कर मीरपेट पहुंचती है और अपने दामाद गुरुमूर्ति के साथ मीरपेट पुलिस स्टेशन में माधवी के खिलाफ एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करवाती हैं। और अब जब पुलिस गुरुमूर्ति से ये पूछती है कि माधवी के जाने के बाद भी उसने 2 दिनों तक कोई पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करा, तो वो ये कहता है कि माधवी बार बार मकर संक्रांति के त्यौहार पर अपने घर जाने की जिद कर रही थी। अब मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि साउथ के लोग इसे काफ़ी रिलीजियसली लगातार 4 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गुरुमूर्ति ये चाहता था कि इस त्यौहार को वो अपनी बड़ी बहन के घर पर सेलिब्रेट करे। और इसी के साथ साथ गुरुमूर्ति का रिलेशन माधवी के परिवार वालों से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, इसलिए भी वो नहीं चाहता था कि माधवी उनके घर जाए। और इसी बात को लेकर माधवी 16 जनवरी के दिन गुरुमूर्ति से झगड़ा करके अपने एक दोस्त के पास चली जाती है। पुलिस को कहीं ना कहीं गुरुमूर्ति के दिए गए इस बयान पर शक तो था, लेकिन ये केस एक मिसिंग कंप्लेंट के तौर पर रजिस्टर हुआ था, इसलिए पुलिस उसके दिए गए इस बयान के बाद उसे छोड़ देती है। लेकिन इसी दिन 18 जनवरी के ही दिन इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। वो थे माधवी के मामा। मीरपेट पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स के सामने माधवी के मामा ये शॉकिंगली खुलासा करते हैं कि माधवी कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि गुरुमूर्ति ने उसे जान से मार दिया है। और ये बात खुद गुरुमूर्ति ने उन्हें 17 जनवरी के दिन बताई थी। पुलिस को तो वैसे भी गुरुमूर्ति के दिए गए बयान पर शक था, और जब माधवी आखिरी बार गायब हुई थी तो वो अपने हस्बैंड के साथ ही थी। इसलिए अब पुलिस 19 जनवरी के दिन गुरुमूर्ति के घर जाकर के वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है, जिसमें साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा था कि 15 जनवरी की रात 10:45 पर गुरुमूर्ति और माधवी एक साथ अपने घर के अंदर जाते हैं, जिसके बाद अब तक मीन्स 18 जनवरी तक माधवी उस घर से बाहर निकली ही नहीं।
सिंस घर से आने और जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था, जिसका मतलब ये बनता है कि माधवी उस घर के अंदर ही है। इसलिए अब पुलिस 19 जनवरी के दिन गुरुमूर्ति को उसके घर से अरेस्ट करके उससे इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे ये बताती है कि कैसे माधवी के मामा ने पुलिस स्टेशन में आकर के सब कुछ सच सच बता दिया है। अब गुरुमूर्ति के पास कोई रास्ता भी नहीं था और जो भी सीसीटीवी फुटेजेस थे वो भी उसके खिलाफ थे। इसीलिए इन द लास्ट गुरुमूर्ति अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है और वो स्टार्टिंग से बताता है कि 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन माधवी अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके जाना चाह रही थी। लेकिन गुरुमूर्ति माधवी के साथ लड़ झगड़ कर 14 तारीख के दिन अपनी बहन सुजाता के पास बदनपेट जाता है और फिर 15 जनवरी की रात अपने दोनों बच्चों को उनके बुआ के पास छोड़ करके ये दोनों घर लौट आते हैं। हालांकि 15 जनवरी की रात को भी इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था, लेकिन किसी तरीके से रात बिताने के बाद 16 जनवरी को सुबह 8 बजे माधवी गुरुमूर्ति से अपने घर जाने को लेकर के फिर से झगड़ा करने लगती है। एंड एलिजेडली माधवी ने अपने मंगलसूत्र को निकालकर गुरुमूर्ति के मुंह पे मार फेंका था, जिसमें वो बताता है कि इसी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो गया और गुस्से में माधवी का सर पकड़कर वो दीवार पे दे मारता है। और फिर इसके बाद जब माधवी आज मरी हो गई तो वो उसका गला दबा करके उसे जान से मार डालता है। अपनी वाइफ को जान से मारने के बाद गुरुमूर्ति को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, क्योंकि अगर वो लाश को बाहर लेकर के जाएगा तो 100% चांसेस थे कि वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता। लेकिन इसी दौरान गुरुमूर्ति को सूक्ष्मदर्शिनी के नाम से एक मूवी याद आती है, जिसमें एक लाश को केमिकल से पिघला करके उसे डिकम्पोज किया गया था। लेकिन इधर गुरुमूर्ति के पास ना ही कोई ऐसा इक्विपमेंट था और ना ही उसके पास ऐसा कोई केमिकल था जिससे कि लाश को डिकम्पोज किया जा सके। इसलिए इन द लास्ट इंसान के भेष में जानवर बना गुरुमूर्ति बिना किसी कॉन्सिक्वेंस की परवाह किए बिना माधवी की लाश को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर के आता है और फिर उसके सारे कपड़े उतारकर उसके लाश के 4 टुकड़ों में काटता है और फिर उन टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करता है। बॉडी को पूरी तरीके से चॉप करने के बाद गुरुमूर्ति इसी वाइट बकेट में एक इमर्सन रोड से पानी को गर्म करता है और फिर माधवी के पूरे शरीर को इसी बकेट में उबालता है। बॉडी को उबालने के बाद जब बड़ी हड्डियां बच गई तो गुरुमूर्ति उन्हें पहले तो स्टोव में रोस्ट करता है और फिर रोस्ट करने के बाद उन्हें मूसल में डाल करके उनका चूरन बना लेता है। लगभग 5.5 फीट की माधवी की लाश अब सिर्फ एक थैले में सिमट कर रह चुकी थी, जिसमें गुरुमूर्ति अब उन लाश के कुछ हिस्से को टॉयलेट में फ्लश करता है और बाकी रिमेन्स को पास के ही एक जलेलगुड़ा लेक में जाकर के डंप कर देता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद गुरुमूर्ति पर किसी को शक ना हो, इसलिए वो घर आकर घर के हर एक कोने को फिनेल से साफ करता है और बॉडी से आ रही गंदी बदबू को वो रूम फ्रेशनर से खत्म करता है। अब ये सब करते करते गुरुमूर्ति को सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बज चुके थे, जिसके बाद वो शाम को अपनी बहन के पास जाता है और बड़ी ही शांत तरीके से अपने दोनों बच्चों को दोबारा वापस घर लेकर के आता है। और बच्चे भी इस बात से हैरान कि जिस घर में, जिस किचन में या फिर जिस बाथरूम को वो लोग यूज कर रहे हैं, उस जगह पर उनकी माँ की डेड बॉडी को डिकम्पोज किया गया है। अब इन सभी स्टेटमेंट के बाद पुलिस के पास गुनहगार तो था, लेकिन इस क्राइम से रिलेटेड उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। इसलिए पुलिस अगले दिन गुरुमूर्ति को लेकर के उसके घर जाती है क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए, जहां उन्हें बाथरूम से माधवी के ब्लड और हेयर्स के सैंपल मिलते हैं। लेकिन ये एविडेंस काफ़ी नहीं था माधवी के मिसिंग कंप्लेंट को एक मर्डर में कन्वर्ट करने के लिए। इसी बीच पुलिस को ये भी ख्याल आता है कि गुरुमूर्ति ने माधवी की बॉडी को जलेलगुड़ा लेक में डंप करा था, तो हो सकता है कि शायद उन्हें वहां से माधवी के कुछ रिमेन्स मिल जाएं। गुरुमूर्ति ने जानबूझकर लाश को उबाल करके लेक में डंप करा था ताकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें उस लाश को खाने में जरा भी दिक्कत ना हो। लेकिन फॉर्चुनेटली फोरेंसिक टीम उस लेक से माधवी के एक रिमेन को कलेक्ट करने में सफल रहती है, जिसका डीएनए बाद में किया गया तो ये पता चल गया था कि ये बॉडी का टुकड़ा माधवी का ही है। बट स्टिल कोर्ट अभी भी इस एविडेंस को इनसफिशिएंट मानकर गुरुमूर्ति को अक्यूज घोषित नहीं करती है। पुलिस अभी तक इस केस में टोटल 15 एविडेंस को कलेक्ट करके कोर्ट में जमा कर चुकी है, बट स्टिल अभी भी उन्हें सॉलिड एविडेंस ढूंढना होगा जिससे कि गुरुमूर्ति एक कल्प्रिट साबित हो सके। अकॉर्डिंग टू पुलिस ये एक प्री प्लान मर्डर था, लेकिन पुलिस ने अभी तक ये मोटिव नहीं दिया है कि गुरुमूर्ति ने अपनी वाइफ को मारा तो क्यों मारा। जबकि कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ये पब्लिश कर रहे हैं कि गुरुमूर्ति का अफेयर माधवी के किसी एक रिलेटिव के साथ था, जिस बात की खबर अब माधवी को लग चुकी थी, इसलिए उसने माधवी को जान से मार दिया।
ताकि जिसके बाद गुरुमूर्ति पीसफुली अपनी लाइफ को जी सके। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ गुरुमूर्ति ही जानता है। अगर इस केस में गुरुमूर्ति के अगेंस्ट कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता है तो शायद माधवी की कहानी एक मिसिंग कंप्लेंट के तौर पर ही सिमट कर रह जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस तो शायद आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट then please do subscribe this channel for more upcoming stuffs like this.